बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तहरीक इंसाफ जेर अताब है, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए भी सब अच्छा नहीं है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक इंतहाई आम और बड़ा इजलास बुला लिया गया और ये इजलास फैसला कुन साबित हो सकता है और आगे जो बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए क्यों खतरात हैं, इस इजलास की क्या अहमियत है, ये तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के माबैन एक जंग छिड़ी हुई है। शेर अफजल मरवत का एक वीडियो पैगाम भी आया, लेकिन उनकी टीम के एक आम मेंबर ने बगावत की है और बगावत करते हुए क्या इल्ज़ाम लगाया है जिसका इमरान खान की फैमिली के साथ ताल्लुक है, उस पर भी बात करेंगे। जरदारी और मोहसिन नकवी ने क्या किया है, ये बड़ी हैरान कुन एक खबर है जिसको मीडिया के अंदर हाईलाइट नहीं किया गया और ये पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उसको ये खबर क्यों पहुंचनी चाहिए, इस पे बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको इल्म है कि अशराफिया बदमाशिया वो पाकिस्तान की आवाम को नचोड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। जिस तरीके से मरीम नवाज एक पूरा वफद लेकर जापान पहुंची हुई हैं और फिर अखबारों के ऊपर इश्तिहारात दे के अपनी मशहूरियाँ की जा रही हैं, अल्टीमेटली ये सारे भी उनके खिलाफ केस ही बनने हैं। बाद में नैब और सारा वो कच्चा चट्टा जब खुलेगा तो कहानियां सामने आएंगी। लेकिन जरदारी साहब और बिलावल साहब, उनका प्रोटोकॉल अल्ले तल्ले वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब यहाँ पे जो है वो एक इस्लामाबाद के अंदर बड़ा मामला हुआ है जिसको रिपोर्ट किया है बहुत सारे सहाफियों ने, लेकिन रऊफ क्लासरा ने इस पर खुलकर बात की है। अब आपको इल्म है कि सदर पाकिस्तान है, दूसरी तरफ जो है वो मोहसिन नकवी हैं जो वजीर दाखिला है। तो ये करता धरता है इस वक्त मुल्क के। इन्होंने जहां जाना हो आवाम जो शूदर या जो भी आप उन्वान दें कीड़े मकोड़ों की तरह उनको रोकना होता है। रूट लगते हैं, 20 मिनट आधा घंटा उनको जलील किया जाता है और आगे कानवाए ने जहां पे गुजरना होता है तो बताया जाता है कि ये हैं असल में आपके बादशाह और तमाम राया यहाँ पे खड़ी हो जाए। अब हुआ ये है कि वजीर दाखिला, ये खलासरा साहब ने जो रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक कि वो कहते हैं कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अपने सदर जरदारी के साथ बैरिया टाउन जा रहे थे और वो कहते हैं कि बैरिया टाउन का चूंकि नाम भी आजकल नहीं ले सकते, लेकिन बैरिया टाउन उन्होंने जाना था क्योंकि आजकल बैरिया टाउन का नाम नहीं ले सकते। वहां वीआईपी रूट में कुछ गड़बड़ हो गई और आधा घंटा तक सदर और वजीर दाखिला ट्रैफिक में फंसे रहे। अब ये जो अवाम है ना पाकिस्तान की, वो कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, जितने बड़े शहर है, फैसलाबाद, सरगोदा और छोटे छोटे इवन जो शहर हैं, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, वहां पे भी फंसी होती है। यानी कोई इस मुल्क का सिस्टम नहीं है, लेकिन बादशाहों ने आधा घंटा वो फंसे हैं तो उस पे तूफान आया है। उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है, ये उनकी बर्दाश्त है। उन्होंने बताया है कि हम बादशाह हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने फौरन एसएसपी ट्रैफिक को सजा दे दी है, यानी उसको मुअत्तल कर दिया। अब दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इस्लामाबाद शहर गंदगी का शहर बन चुका है, माहौलियात तबाह हो रही हैं, बदतरीन ट्रैफिक, मार्केट्स में बदतरीन पार्किंग, कहीं आपकी ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आएगी। यहाँ गाड़ियां जना एवेन्यू पर रेस लगाती हैं, मोटर बाइक्स इशारे तोड़ती हैं, हादसे करती हैं, वन वे तोड़े, कोई इशू नहीं है। एसएसपी ट्रैफिक को कोई नहीं पूछता। लेकिन अगर जरदारी और मोहसिन नकवी के बैरिया टाउन तक वीआईपी रूट में कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर सीधी और फौरन मुअत्तली होती है। जितनी फिक्र आपने तहफ़्फ़ुज़ की है, कभी इससे कम इस शहर के अंदर जो सिस्टम है उसकी भी फिक्र की होती। अब हुआ यह है कि बुनियादी तौर पर जो खबर है वो ये बताती है कि जो ट्रैफिक वो एसपी हैं, डीएसपी, उनको जो रास्ता है वो भूल गए हैं। बुनियादी तौर पर वो रास्ता भूलने की वजह से ये सारा वाकया जो है वो पेश आया और ये काम इन्होंने किया है और वो बड़ा खड़ाक है जी, बड़ा जबरदस्त किस्म का। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो एक और मामला चल रहा है और वो है एक आम इजलास। इस वक्त आप सुन रहे हैं मुख्तलिफ सूबे बनाने की बात हो रही है। बाद लोगों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो नए सूबे बनेंगे उसके अंदर भी उनकी आल औलाद ही हुक्मरान होगी, यानी वो मुख्तलिफ लोग जो है
وہ حکمرانی کریں گے. چونکہ ان کے بچوں کی تعداد بھی اب بڑھ رہی ہے تو جتنے بچے ہوں گے اتنے ہی وہ حکمرانی کریں گے. جیسے سعودی عربیہ ہے تو شہزادے جو خاندان ہے بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ وہ محمد بن سلمان یا شاہ عبد العزیز کو سمجھتے ہیں. تو باقیوں کی جو اولاد ہوتی ہے، کوئی جدہ کا گورنر ہوگا، کوئی مدینہ کا گورنر ہوگا، کوئی مکہ شریف کا گورنر ہوگا، کوئی الاسیر صوبہ ہے ابا خمیس کی طرف، کوئی جازان کی طرف، کوئی ریاض کا گورنر. تو وہ سارے بھی ان کے خاندان اور رشتہ دار کے ہوتے ہیں، جس کے اندر جبیل ہے اور جو 7 علاقے ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں. تبوک، یہ سارے جو مین علاقے ہیں وہاں کے جو گورنر ہیں وہ شاہی خاندان ہی کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ اوورآل جو کنٹرول ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر اسی شاہی کنٹرول خاندان کا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ایک یہ خرچے کا ادار کیا جا رہا ہے کہ یہ اوپر سے ویسے ہی جعلی قسم کی مخالفت کریں گے. اگر زیادہ بھی صوبے بنیں گے تو ان کی حکمرانی تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ یہ ان کے جو شہزادے شہزادیاں ہیں ان کے اندر یہ ملک بانٹ دیا جائے گا. چونکہ لوگوں کو، عوام کو تو انہی کا خادم رکھنا ہے. تو یہ ایک نقطہ نظر ہے. لیکن میرا خیال ہے وہ مخالفت کریں گے. ان کو اندازہ ہے کہ کل کو یہ معاملات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. چونکہ اگر شاہی نظام ہو اس کے اندر کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ مقتدر ہلکے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ چیزیں اس طریقے سے مینج ہونا ذرا مشکل ہوتی ہیں. تو یہ مخالفت کر رہے ہیں. اس وقت اس کے اندر جو بڑا تنازع ہے وہ ہے این ایف سی ایوارڈ کا. این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ ایک، آپ کو علم ہے پہلے صوبوں کے مابین جو ہے وہ اس طرح کے معاملات نہیں تھے. وفاق مضبوط تھا، صوبے کمزور تھے. 18ویں ترمیم آئی، زرداری صاحب اس کا کریڈٹ لیتے ہیں. آج تک پیپلز پارٹی اس پہ الیکشن کے اندر ہر جگہ کمپین کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں. اور یہ جو معاملہ ہے یہ این ایف سی ایوارڈ کا، وہ اس سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ دفاع کا بجٹ بھی ہوتا ہے، باقی وفاق کمزور ہو جاتا ہے. اور عموماً پیپلز پارٹی، نون لیگ بے شک ہوں یا پی ٹی آئی کا دور تھا، تو یہ تنازع جو ہے وہ بڑھتا رہا ہے. یہ ہمیشہ بات چیت کا موضوع اجلاسوں کے اندر وقتاً فوقتاً رہا ہے. اب اسلام آباد کے اندر ایک عام اجلاس طلب کر لیا گیا اور یہ 11ویں این ایف سی ایوارڈ کے لیے اجلاس ہے جو 29 اگست کو یہ اجلاس ہو رہا ہے. اب اس کے اندر خیبر پختونخوا کہتے ہیں ہمارا 1500 ارب دینا ہے، سندھ کہتا ہے ہمارے اتنے ارب دینے ہیں. تو وفاق وہ جو این ایف سی کے ایوارڈ کے تحت جو پیسے طے ہوئے تھے اس کے مطابق وفاق پیسے صوبوں کو پے نہیں کر پاتا. اور یہ چونکہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے یہ بنیادی طور پر وفاق اور صوبوں کے مابین جو وسائل کی تقسیم ہے، ایک تو یہ اس کو ڈیل کرتا ہے، اور پھر صوبوں کے مابین جو ایک معاملہ ہے یعنی ایوارڈ پیسوں کا، تو یہ اس کو بھی ڈیل کرتا ہے. 18ویں ترمیم کے اندر یہ معاملہ آیا تھا اور پہلے صرف آبادی کے تناسب سے دیکھا جاتا تھا، لیکن پھر اس کے اندر کچھ اور فیکٹر شامل کیے گئے کہ بھئی بعض علاقوں کے اندر آبادی تھوڑی بھی ہو تو وہاں جیسے بلوچستان ہے تو رقبہ بڑا ہوگا، لیکن اس حساب سے وہ کاشت بھی نہیں ہو رہی، وسائل کم ہے، تو پاپولیشن اس کے اندر 82% کی گئی. پاورٹی اور بیک گراؤنڈنس 10.3% علاقوں کو دیکھا جا رہا ہے. پھر ریونیو کلیکشن جنریشن جہاں سے ہو رہی ہے 5% اس کو دینا ہے، جیسے کراچی، لاہور یا بڑے شہر ہیں. ایریا دیکھنا ہے 2.7% اس کو بھی دیکھنا ہے. تو 18ویں ترمیم کے بعد 2010 کے ایوارڈ کے مطابق وفاق 42.5% وفاق کو ملتا ہے جو ٹیکسز اور انکم ہوتی ہے. صوبے 57.5% ان میں تقسیم ہوتا ہے. اب نقطہ نظر یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا یا بعض حلقوں کا کہ یہ ایوارڈ کی جو تقسیم ہے یہ وفاق کو زیادہ ملنا چاہیے. اس سے وفاق کمزور ہو گیا، اس کے مالیاتی وسائل کمزور ہو گئے. اب اس کے جو ممبران ہوتے ہیں اس کمیشن کے، ظاہر وفاقی وزیر خزانہ ہوتے ہیں، اس کے اندر پھر صوبائی وزراء خزانہ ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ممبران نومینیٹ کیے جاتے ہیں، 4 وہ ہوتے ہیں. تو ٹوٹل 9 ممبران ہیں. اب کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ معاملات ہینڈل کیے جائیں اور صوبوں کو متفق کیا جائے کہ بھئی یہ آپ خرچہ جو ہے نا وفاق کا بڑھائیں. اور اگر یہ خرچہ نہیں بڑھاتے ریونیو وفاق کا اور اس فارمولے کو امینڈ کرنے کے لیے اگر نہیں ہوتے، چونکہ آرٹیکل غالباً 239 ہے آئین پاکستان کا جو یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اگر آپ نے صوبوں کی حدود بندی میں تبدیلی کرنی ہے تو پھر اس کا فارمولہ 2/3 ہوگا، یعنی
पार्लियामेंट 2/3 और फिर सूबाई हुकूमतें जो है उनका 2/3 होगा, और ये सारा मामला जो है इसी तनासब के अंदर चलता रहेगा। अब ये जो सारी चीज है इसको अब देखा जाएगा, और अब इस इजलास के अंदर क्या फैसला होता है वो फैसला फिर वजीर आजम और बाकी तमाम तक पहुंचेगा, लाजमी बात है। सूबे क्या कहते हैं, और एहसन इकबाल कह चुके हैं कि फिर अगर ना हल हुआ तो फिर 27वीं तरमीम आ सकती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम बिल्कुल गैर संजीदा हैं किसी भी 27वीं आईनी तरमीम के लिए, पीपल्स पार्टी भी इसके लिए साथ नहीं है। तो इस वजह से जो अगली तब्दीलियां हैं वो उसके अंदर नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए भी ये आसान नहीं है। उनके जैसे फैसल वावडा कहते हैं कि ये चीर के, यानी जैसे भी है इनके ऊपर से भी गुजर जाएगा, तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी कान इस मामले के अंदर खड़े हैं। अब क्या यानी चीजें होती हैं ये पता चल जाएगा। दूसरी तरफ इस वक्त जो मौजूद हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने एक पैगाम दिया है। वैसे तो उनका जो पैगाम है, उनकी एक टीम मेंबर है, उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया है शेर अफजल मरवत से, और उन्होंने कहा है कि यानी जिस तरह शेर खान इल्जाम लगा रहे हैं मरवत साहब कि अलीमा खान के बेटों पर उन्होंने, यानी हर चीज जो मीडिया के अंदर आती है शेर अफजल मरवत उसको बना के पेश कर देते हैं, तो लोगों ने तो फिर तनकीद करनी है। और भाई जवेद चौधरी जैसा बंदा जो इल्जाम लगा रहा है वही आप लगा रहे हैं। यानी एक कि अलीमा खान के बेटों पर बाबा कोडा, अडयाला की बिल्ली और जोकर समेत दीगर रियासत मुखालिफ अकाउंट से ताल्लुक का इल्जाम है। अकाउंट से बैरिस्टर गौर, अली मोहम्मद खान, चांदाना गुलजार, अली अमीन, फवाद चौधरी मेरे खिलाफ बयानिया चलाने की शवायद मिले हैं। फिलहाल ये सिर्फ इल्जामात हैं, ताम अगर साबित हुए तो मैं रद्द अमल दूंगा। अब उन्होंने जो रद्द अमल दिया है शेर अफजल मरवत ने, तो उसने कहा है कि भाई देखो पीटीआई का सोशल मीडिया वो मिला हुआ है इन लोगों के साथ, ये एआई इस्तेमाल करके मेरी तजलील कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया की वजह से आज तहरीक इंसाफ इस मेज पे पहुंची हुई है। ये लोग किसी को नहीं छोड़ते, कोई जमात हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट वाले जो मुखालिफ हैं वो जब देखते होंगे तो उनको कितना गुस्सा आता होगा। तो सारे फसाद की जड़ ये सोशल मीडिया है। यही बात मुख्तदार हल्कों की तरफ से की जाती है, यही नून लीग पीपल्स पार्टी का बयानिया है। तो शेर अफजल मरवत कहाँ खड़े हैं? बुनियादी बात तो ये सोशल मीडिया ही था जिसने पाकिस्तानी अवाम को खड़ा किया शेर अफजल मरवत साहब, और पीटीआई को आप एमएनए बने और ये वोट जो है वो मिला है। बाकी तदलील और गलत जो है ना गैर इखलाकी तो मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। तो शेर अफजल मरवत की जो टीम मेंबर है वो अब उन्होंने बाकायदा तौर पर उनके साथ जो है वो कर दी है मुखालफत, और उसने छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और ये शेर अफजल मरवत के टीम मेंबर हैं, और ये बताया इन्होंने कि मैं इमरान खान के नजरिए पर चलने वाला एक वर्कर हूँ, मरते दम तक इमरान खान का साथ रहूंगा। जो बंदा इमरान खान के खानदान पर तनकीद करता है मैं उसके साथ नहीं रह सकता। ये कोऑर्डिनेटर है शेर अफजल मरवत के शरीफुल्लाह, उन्होंने रिजाइन कर दिया टीम से। उन्होंने कहा भाई हम तो इस वजह से आपके साथ थे कि आप पीटीआई से हैं, तो अब आप इमरान खान के खानदान से और अलीमा खान और सब पे तनकीद करते हैं, तो इसलिए हम आपके साथ नहीं चल सकते। तो ये सिचुएशन आने वाले दिनों में और भी मरवत साहब को फेस करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है मरवत साहब को ऐसा तासर नहीं देना चाहिए कि वो किसी और के जो है वो एजेंडे पे हैं या ये चीजें हैं। तो दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, पार्टी है, वो तनकीद तो करने का उनका हक है, लेकिन गैर इखलाकी और गिरी हुई ज़हर है कोई भी माँ बहन बेटी हर एक की है, और वो मेरा ख्याल है किसी को भी वो नाजायज बात है। ये मरवत साहब का इस नुक्ते से मैं इत्तफाक करता हूँ कि गैर इखलाकी कोई भी हरकत जो है वो किसी के खिलाफ भी जो है वो दलील के साथ इख्तलाफ होना चाहिए। बाकी देखते हैं जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।